नमस्कार। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने हमेशा आपको बताया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के 2.5 साल पूरे होने पर हम सभी विधायकों से उनके आधे सफ़र यानी 2.5 साल के सफ़र के कामकाज की जानकारी भी ले रहे हैं, उनकी ज़ुबान से उनका रिपोर्ट कार्ड सुन रहे हैं और उनके मतदाताओं को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सक्रियता किसकी रही और क्या क्या काम आगे करने का इरादा किस किस विधायक का है। आज हम मुखातिब हैं पत्रकारिता करते करते अचानक राजनीति में आए गोपाल शर्मा जी से। ये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका। गोपाल जी, आपका इलाका वो है जिसमें पूरी सरकार रहती है। सिविल लाइन का मतलब चीफ मिनिस्टर का घर भी है, राज्यपाल का भवन भी है, सारे मंत्री वहाँ रहते हैं और ऐसी नज़र आती है जैसे बड़ी भारी पॉश कॉलोनी है सिविल लाइन तो, और वहाँ कोई समस्या ही नहीं होगी ऐसा लोगों को लगता है। मुझे भी कई बार तो ऐसा लगता है। और इसी विधानसभा क्षेत्र में हाई कोर्ट है, इसी विधानसभा क्षेत्र में सचिवालय है, रेलवे स्टेशन है जयपुर का, बस स्टैंड है, यानी सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जहाँ से सारी गतिविधियाँ संचालित होती है सब आपके इलाके में। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो क्या होगा करने के लिए आपके लिए। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपको लगा क्या जीतने के बाद कि यहाँ कुछ है करने के लिए, और फिर क्या किया आपने, ये भी जानना चाहते हैं। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थल देता है, इसके साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि वहाँ से हुई कोई भी चीज़ फैलती है। तो चुनाव लड़ते समय भी और अब भी हमेशा ये दिमाग में रहता है कि सिविल लाइन का मतलब सी सिटीजन फर्स्ट, आई इंक्लूसिव सामाजिक समरसता, वी वाइब्रेंट विजनरी, आई इनोवेशन और एल लीडरशिप। और इन सभी चीज़ों के उदाहरण देखने के लिए मिले 2.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाने की कृपा की है। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो ये थे, एक तो लोगों के अंदर भय और आतंक था जी। कोई किसी को पिस्तौल दिखा सकता है, कोई किसी के मकान पर कब्जा कर सकता है, कोई किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं, FIR तक दर्ज नहीं हो, और दर्ज हो जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। दूसरी बड़ी समस्या थी सांप्रदायिकता की। जगह जगह लव जिहाद, जगह जगह झगड़े, जगह जगह पलायन, ये स्थिति। हाँ, सेंसिटिव इलाका हसनपुरा सेंसिटिव, पूरा आपके इलाके में। शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती जी। इसके अलावा एक विषय ये था कि विकास बटा हुआ था। एक तरफ वो लोग हैं जो समृद्ध हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो तरस रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं सिविल लाइंस में? मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने जीवन में शर्ट नहीं पहनी, ऐसे बच्चे जिन्होंने चप्पल नहीं पहनी, ऐसे बच्चे जिनके केला और आम देख करके उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, ऐसा विपन्नता का माहौल इसी सिविल लाइंस में? इस सिविल लाइंस में। और एक जगह नहीं, ऐसी जगह कम से कम 1 दर्जन है। एक बड़ी समस्या ये थी कि जातिवाद के अंदर बांटा हुआ था कि ये कांग्रेस का वोट बैंक, ये बीजेपी का वोट बैंक, ये ऐसा है जो फला चीज करने पर वोट देता है। और आखिरी चीज थी वो थी आम जनता का सम्मान, कि कोई व्यक्ति अगर थाने पर जाए या सरकार के पास जाए तो उसको बेइज्जत नहीं होना पड़े। जी। आपने जो 2.5 साल की बात की है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारे सिविल लाइंस क्षेत्र में लव जिहाद बंद हो गया है। 2.5 साल में? 2.5 साल में कोई घटना सामने नहीं आती है, और आएगी तो उसका समाधान करेंगे और फिर नहीं होगी। दूसरी चीज है कि सांप्रदायिकता के साथ साथ आज कोई आतंक के बल पर किसी आम जन को परेशान करना चाहे, कोई कब्जा करना चाहे, वो अब संभव नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है।
तो पहले ऐसा आतंक था, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्योंकि आपके सामने चुनाव लड़ा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, कैबिनेट मंत्री थे वो, और बड़े भारी, बहुत वोकल, बहुत एग्रेसिव। तो आपको ऐसे चुनाव लड़ते वक्त लगा नहीं कि इतना, आप तो पॉलिटिशियन नहीं थे, पत्रकारिता से आए थे, और वो पॉलिटिशियन थे, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट रह के आए थे, और एक परिवार भी उनका बैकग्राउंड में। नहीं, परिवार पर तो जितना अधिकार उनका है उतना ही मेरा भी है। हाँ, क्योंकि आप भी भैरव सिंह जी के बिल्कुल करीबी और साथ ही। और दूसरी चीज, मैंने हर चुनावी सभा में कहा, जी जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। जी तो मेरा अपना कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, ऐसा कोई मैं कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं। अपने पास तो जो शक्ति है वो जनता की शक्ति थी, और शब्दों की शक्ति। शब्दों की शक्ति थी। जनता ने समर्थन दिया, उसी के बल पर आज वहां पर जातिवाद नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई अगर ये इतने कहे, माली वोट हैं, इतने वोट हैं, ये नहीं गणित। नहीं, वो सब एकजुट हैं, हम सब एकजुट हैं। आपके इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी 5-7 बार हुआ है 2.5 साल में। लगभग आधा दर्जन बार सांप्रदायिक तनाव हुआ है, और आधा दर्जन बार उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उनकी जुलूस निकाली गई है। आज घोषित करके कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ हम करेंगे ही करेंगे। इसके लिए हम लोग मुसलमानों के घरों में भी गए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके कहा है कि देखिए, आम मुसलमान चाहता है कि हमारा विकास हो, हम राष्ट्र के रास्ते पर रहें। जो कुछ उदंड लोग हैं उनको अलग नहीं करेंगे, उसकी परेशानी आपको भी भुगतनी पड़ेगी, हमको भी भुगतनी पड़ेगी। जो सभ्य ही नहीं है वो माता पिता की क्यों मानेगा। आपके इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या भी काफ़ी, हाँ, मैं सुना है, कब्जा करके बैठे बरसों से। आप ये देख लीजिए कि 150, मैं विधानसभा के जवाब के आधार पर बोल रहा हूँ, सिविल लाइंस में राजस्थान के सबसे अधिक 150 बांग्लादेशी निवास करते थे। उनमें से 100 बांग्लादेशी जो अधिकृत रूप से थे, उनको हवाई जहाज से ढाका भेजा जा चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि सिविल लाइन क्षेत्र के सुल्तान नगर में 150 झुग्गी झोपड़ी बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे थे, बिना पुलिस के, बिना डंडे के और बिना किसी नारेबाजी के। वो सभी परिवार वहाँ से जा चुके हैं। वो सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, और सरकार की योजना का इंतज़ार हो रहा है कि कोई बड़ी स्कीम वहाँ पर आए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो। जी। और उतना ही नहीं है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों ने 20-20, 30-30 साल से कब्जा किया हुआ था। उनको बहुत प्रेम से समझा बुझा के कि यहाँ रहने के आधार पर किसी को 100 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा कर लो, कैसे रह पाओगे, कब तक रह पाओगे, जाना तो पड़ेगा। चले गए। कब्जे तो होते रहते हैं आपके इस इलाके में, बहुत सिविल लाइन तो बहुत प्रसिद्ध रहा है कि लोग कब्जा कर लेते हैं। बड़े कब्जे करने की 3-4 घटनाएं पिछले महीनों में हुई हैं। जी। 1-2 कब्जा प्रोसेस में है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को और सबको सूचना दी जा चुकी है। बाकी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने एक रात तो कब्जा रखा और दूसरे दिन उनको जाना पड़ा, क्योंकि आप 25 साल के पार्क को कैसे कब्जा करके अपनी जगह के अंदर बदल सकते हैं। जी। फिर जाना पड़ा, जबकि वो उसमें पिलर गाड़ चुके थे और पुलिस की मदद ले चुके थे। पुलिस भी उनके साथ? हाँ, इसके बावजूद जाना पड़ा उनको, क्योंकि सिविल लाइंस के अंदर हम लोगों ने मिल करके आपस में जन सहयोग से यह भाव बैठाने की कोशिश की है कि जनता मिलजुल करके रहे और अपराध से दूर रहे, तो कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हमको एकजुट रहना पड़ेगा। आपको जान करके ये मतलब खुशी होगी कि जैसे ये बांग्लादेशी और इनके हटाने का काम हुआ, उसी तरह से श्रद्धा स्थलों के विकास का काम हुआ है। और श्रद्धा स्थल भी कैसे कैसे, जो हर समाज से जुड़े हुए हैं। बिहार के लोग भी काफ़ी हैं आपके इलाके में? बिहार के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठी मैया का आता है। उनके लिए सरकारी भूमि के ऊपर छठी मैया पूजन स्थल बन गया है और घाट बन गया है। इसी तरह से महारानी अहिल्याबाई, जिन्होंने ज्योतिर्लिंगों का
उद्धार किया, उनके 300वीं जयंती अभी थी, तो उस पर पूरे भारत में अकेला सिविल लाइन्स है जहां पार्क बना तुरंत 3 महीने के अंदर, और 8 फीट की प्रतिमा लगी अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई की। इसी तरह से सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके सर्किल पर प्रतिमा और जो सर्किल है वो इतना सुंदर विकसित हुआ है। 1 महीने के अंदर अंदर उसका करेंगे लोकार्पण, तो लोगों को जाकर के श्रद्धा उत्पन्न होगी। अपने जो शमशान है जी, मैं उसका एक का खाली उदाहरण देना चाह रहा हूँ, बाकी जगह काम चल रहे हैं। पुरानी चुंगी के ऊपर महाकाल मोक्ष धाम है। हाँ, वहां लोग सेल्फी लेते हैं, अच्छा, और हाथ जोड़ के आते हैं। वो मंदिर का स्वरूप ले चुका है। वहां घाट बनाए गए हैं जो अपनी अंत्येष्टि के स्थल हैं। हाँ, बहुत खराब था पहले, मैंने देखा बहुत ज्यादा खराब। वहां गऊ घाट, ब्रह्मा घाट, मणिकर्णिका, पुष्कर, राजा हरिश्चंद्र घाट, इन सब की शिला पट्टिकाएं लगेंगी और वहां पर अंत्येष्टियां होंगी। ऐसे ही एनबीसी के पास में एक मोक्ष धाम है, वहां पर वो भारत का अकेला अपनी तरह का मोक्ष धाम होगा जहां अंत्येष्टियां भी होगी, जहां उसी समय भगवान शिव के रुद्राभिषेक भी होगा, और उसी समय उसी जगह के ऊपर पोसबड़ा भी होगा, और उसके ठीक पीछे गौशाला भी होगी। इसका पूरा काम चल रहा है। हमको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। इसी आप ये देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या हम सोच सकते हैं कि सिविल लाइन्स जैसी जगह है, आज तक एक कॉलेज नहीं थी। हाँ, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी। सिविल लाइन्स बनी। वहाँ पर 2-3 महीने के अंदर कॉलेज बन के तैयार हो जाएगी। दूसरी मंजिल पर काम चल रहा है। उसी में महात्मा गांधी स्कूल भी है, उसी में हमारी छात्राओं के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। तो वीर सावरकर परिसर के अंदर सभी अध्ययन करेंगे। उनके लिए बहुत सुंदर गेट वगैरह ये सब तैयार हो रहा है, जहां भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन होगा। सिविल लाइन्स के अंदर 40 स्कूल हैं सरकारी जी। 40 स्कूलों के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करते हैं। अच्छा, वर्कशाला होती है, कार्यशाला होती है, नए नए कोर्स चल रहे हैं, प्रयोगशालाएं शुरू की गई है। मैं सुना रोबोटिक्स का भी काम काफी स्कूलों में आपने शुरू करा है। हाँ, क्या विधायक कोष से? विधायक कोष से 1 दर्जन स्कूलों के अंदर। आप ये देख लीजिए कि जो किसी भी तरह की चीजों की महसूस करते हैं, जैसे हसनपुरा क्षेत्र में एक पुलिस चौकी होती थी, जो पुलिस चौकी खाली रहती थी, खाली नाम पर पुलिस चौकी का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन एक भी पुलिस वाला वहां पर नहीं रहता था। और पुलिस चौकी के अंदर 3 तरफ से लोगों ने अतिक्रमण करके रास्ते खोले हुए थे, जहां वो लोग रात को शराब पार्टी करते थे। पुलिस चौकी में? पुलिस चौकी के अंदर, उस जगह के अंदर खड़े होकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने पुलिस की मदद करके तीनों तरफ से दीवारें बनवाई, और आज वो पुलिस चौकी काम कर रही है। गोपाल शर्मा से बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और गोपाल शर्मा से जानेंगे सिविल लाइन क्षेत्र में क्या उन्होंने और कुछ किया है और क्या करने की संभावनाएं उन्हें दिखती है। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं राजस्थान के सबसे बड़े शक्ति केंद्र विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा से। गोपाल जी, सिविल लाइन की जो सड़कें देखते हैं चमकती दमकती, और कोई भी बाहर पूरा राजस्थान आता है सिविल लाइन्स में, तो तबादले का खुल गए तो और आएगा पूरा राजस्थान, और सब देखते हैं चकाचौंध बिल्कुल। ये राजभवन है और ये लोक भवन है, कर्तव्य भवन, जो भी अब नाम हो गए।
सारी शक्तिशाली आज के और पुराने नेता सब, अशोक गहलोत भी वहाँ रहते हैं, वसुंधरा राजे भी वहाँ रहती हैं, सचिन पायलट भी रहते हैं और मुख्यमंत्री भी रहते हैं, राज्यपाल रहते, सब रहते हैं। तो क्या ऐसे पॉश इलाके में सिविल लाइन तक जाता है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कलेक्ट्रेट है, सब कुछ है इसमें, क्या यहाँ पे कोई कच्ची बस्तियाँ भी हैं इस आपके इलाके में? लगभग 1 दर्जन कच्ची बस्तियां 1 दर्जन? 1 दर्जन कच्ची बस्तियां हैं। और वो कच्ची बस्तियां इस चीज का प्रतीक हैं कि आम जनता 1947 में मिली आज़ादी के बावजूद इस स्थिति के अंदर जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों के अंदर उन्होंने चप्पल जूते कभी नहीं पहने, कभी नहीं पहने, कभी नहीं पहने, शर्ट नहीं पहनी। जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो वो चिपट जाते हैं। कभी उनके लिए कुछ ले जाता हूँ तो उनके आंखों की चमक बढ़ जाती है। हसनपुरा के मेन ऐसी एरिया के अंदर जहाँ एससी के धानका और मुस्लिम सिर्फ ये लोग निवास करते हैं। 1.5 साल पहले मैं वहाँ गया तो मुस्लिम बच्चों ने और धानका बच्चों ने 5-7 आगे खड़े थे, तो मेरे से सब हाथ मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तो स्कूल चाहिए। बोले हमारे स्कूल नहीं है। इस समय वहाँ पर स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनियों के लिए स्थल, ये तीनों एक ही परिसर के अंदर बन रहे हैं। अच्छा, जगह थी वहाँ सरकार की? सरकार की जगह थी, कोई उपयोग नहीं आ रही थी। और उन बच्चों ने कितनी खुशी मनाई जिस दिन स्कूल का शिलान्यास हुआ। मैं कैसे किन शब्दों में बताऊं कि राणा बस्ती के अंदर सड़क बनी। तो मैं गया तो बच्चे बोले हमको सड़क मिल गई, हमको सड़क मिल गई, रोड बन गई, रोड बन गई, रोड बन गई। कितनी खुशी का उनके लिए विषय है। उस आज़ादी के इतने सालों बाद भी सिविल लाइन में सड़क नहीं थी। उस बस्ती के अंदर रात को महिलाओं को उठा ले जाते थे। अच्छा, पुलिस मौन रहती थी। ये मैं कांग्रेस शासन की बात कर रहा हूं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उधर ताक ले। वो महिलाएं गीत गाती हैं, किसी का साहस नहीं है कि उधर देख ले किसी की तरफ। ऐसे ही लंकापुरी के अंदर वाल्मीकि कॉलोनी है, उसके बीचों बीच 30 फीट चौड़ा गंदगी का नाला, जिसमें घुसने पर दुर्गंध के मारे व्यक्ति जा नहीं सकता। और उस नाले के ठीक बगल में, क्योंकि जगह नहीं है, महिलाएं भोजन बना रही है नाले के बगल? हाँ, नाले के बगल का मतलब कि नाले की ठीक किनारे, बगल में नहीं, कोई ढका हुआ नहीं है, बिल्कुल खुला। वहां पर भोजन बना रही हैं और वहीं लोग खाना खा रहे हैं। कैसी नरकीय जिंदगी। वहां पर अब नाले की छपाई का काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी बंद के पूरा हो जाएगा। सरकार ने स्पेशल स्वीकृति दी है। मैं आदरणीय भजन लाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिविल लाइन क्षेत्र में जितने भी नाले हैं वो सब इस बार कवर होंगे। हाई टेंशन के तार घर के ऊपर से गुजर रहे हैं और उसके नीचे महिला खाना बना रही है। लकड़ी से निकलने वाली चिनगारी उन तारों से टकरा रही है। उसमें से कुछ क्षेत्रों के हाई टेंशन जो केबल्स हैं वो अंडरग्राउंड किए जा चुके हैं और कुछ के ऊपर काम चल रहा है कि जल्दी ही स्वीकृति मिल जाए, वो हम करें। ये भी जानना आश्चर्यजनक होगा कि सिविल लाइंस के अंदर पानी का इतना अभाव। अच्छा, पानी नहीं? पानी का इतना अभाव कि अभी भी फाइल चल रही है कि राकड़ी क्षेत्र के अंदर बिसलपुर योजना से पानी की व्यवस्था की जाए। इतना अधिक भ्रष्टाचार हुआ। मेरे से कोई पूछे कि सिविल लाइंस की कितनी सड़कें सही थी 2.5 साल पहले, तो मैं कह सकता हूं कि 10% सही होंगी जो मंत्रियों के बंगलों पर और इन सब के ऊपर जाती है। बाकी भ्रष्टाचार के कारण गिट्टी की जगह मिट्टी और डामर की जगह के ऊपर लेप करके ऐसी खराब स्थिति पैदा की हुई है।
अभी तक हम 30% सड़क ठीक कर पाए हैं। आपको मतलब आश्चर्य होगा, एक राधा विहार कॉलोनी है जो बरसात के दिनों में पूरी पानी में डूबी रहती है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सिविल लाइन क्षेत्र में सिविल लाइन क्षेत्र पानी में डूब जाती कॉलोनी? हाँ, मतलब लोगों को पैर अंदर डाल करके चलना पड़ता है, और सीवरेज और पाइपलाइन इनका पानी मिल जाता है। ओहो। उसकी करीब 7-8 करोड़ की योजना अभी विचाराधीन चल रही है। वहाँ की सड़कें ठीक करवा दी गई है। अब मेन हमको पानी निकालने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है, ये हर जगह है। और उसका कारण क्या है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, कि सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ दलाली, और सिर्फ जो रसूखदार लोग हैं उनसे रिश्वत लेकर के जमीनों के ऊपर कब्जे करवाना। इसके अलावा कोई काम अगर कोई कहे, काम क्या हुए? कई जगह मेरे को ऐसे वाटर कूलर वगैरह दिखाई देते हैं बोर्ड के साथ में, जो सभी बंद पड़े हैं, एक भी चालू नहीं है। हम चाहे जाकर के कलेक्ट्रेट पर और वहाँ पर देख लें, बंद पड़े हैं बिल्कुल। इसके अलावा कहीं क्यारी लग गई, सिलापट्टा लग गया, क्यारी के ऊपर सिलापट्ट, सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके 4-4 फुट चौड़े सिलापट्ट लगाना सिविल लाइन्स मेन मंत्रियों के निवास पर, इससे बड़ा क्या पाप होगा? पुष्यमित्र सुंग और सम्राट अशोक के नाम हमको नहीं मिलते, तो हमारे लगाए हुए नाम मिलेंगे क्या? लेकिन एक राजनीति का तरीका, एक अपनी सोच, एक अपने को प्रभावशाली बनाए रखने का लालच, यहां से हम संदेश दे सकते हैं। वहां पर कब्जों की भरमार। आपके इलाके में ट्रैफिक की समस्या बहुत भारी है, पार्किंग और ट्रैफिक। देखिए, कलेक्ट्री में तो बहुत ही जबरदस्त है। पार्किंग का काम कभी सोचा ही नहीं गया। ऐसे ऐसे आपको अतिक्रमण मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 22 गोदाम पुलिया, तो कोई ऐसा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति जी आएंगे तो भी उनको उधर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी रोज जाते हैं, हमारे सब जाते हैं, अशोक गहलोत जी जाते हैं। आप देखिए, बाईं तरफ एक पूरी सड़क है, दाईं तरफ क्यों नहीं है? कभी भारत में कहीं भी किसी इस तरह के ओवर ब्रिज जो बनते हैं वो सड़क के ऊपर बनते हैं और सड़क के बीचों बीच बनते हैं। उनके दोनों तरफ जगह होती है, एक तरफ जगह है और दूसरी जगह नहीं है। वहाँ क्या है? 5 स्टार होटल हैं, लोगों के ये हैं, वो क्या है? वो कब्जा नहीं दिखाई देता। आप ये देखिए कि सिविल लाइन्स क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के, राज्यपाल जी के, पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय भैरव सिंह जी रहते थे, अशोक गहलोत जी रहते हैं। इनकी सुरक्षा को कितने खतरे में डाला हुआ है। ठीक सिविल लाइन्स के पीछे बहुमंजिला मकान, किसी मंजिल के ऊपर खड़ा होकर के कोई कहीं निशाना लगा सकता है। जब बन रहे थे तब भी कई चैनलों में दिखाया गया था। हाँ, आपत्ति की गई हाँ, थी जी, सुना नहीं किसी ने। भैरव सिंह जी ने आपत्ति की थी, उन्होंने कहा था ये क्या है सुरक्षा। उपराष्ट्रपति जी की आपत्ति। भ्रष्टाचार का खून इतना गहरा आ चुका है जिसके लिए मैं सीधे सीधे कांग्रेस को इसलिए दोषी ठहराता हूं कि हमने भैरव सिंह जी को भ्रष्टाचार करते नहीं देखा। उसके पहले यही लोग थे। सिविल लाइन राजस्थान का सबसे बड़ा शक्ति स्थल विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। विधायक गोपाल शर्मा से, भाजपा के विधायक हैं, पत्रकारिता से राजनीति में आए, और आज बातचीत में उजागर हुआ कि जिस सिविल लाइन में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें रहती हैं, जहाँ से राजस्थान चलता है, जहाँ से जिला कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब कुछ इस इलाके में है, वहाँ भी कच्ची बस्तियाँ हैं, गंदे नाले हैं, सड़कें नहीं हैं, अशिक्षा है, स्कूल कॉलेज नहीं है। इस सब को जाना और ये भी जाना कि किस तरह एक एक करके उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, और आने वाले 2.5 साल में गोपाल शर्मा क्या करेंगे ये फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने 2.5 साल में किया, आधे सफ़र की पूरी खबर में आज हमने आपको पूरी खबर बताई उस सिविल लाइन इलाके की। अगले बार फिर किसी विधायक से मुखातिब होंगे हम और जानेंगे कि उन्होंने अपने 2.5 साल के आधे सफ़र में क्या कर दिखाया, क्या कर गुजरे वो, और क्या सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आज आप आए
और आपने इतनी सारी बातें हमारे सामने और अपनी जनता के सामने। आखिर में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आपके जैसे कर्मठ और जीवन को पत्रकारिता के लिए समर्पित कर देने वाले व्यक्तित्व से मुझे आमने सामने बात करने का अवसर मिला है।